हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं अर्चना प्रजापति। हमारे चैनल अर्चना प्रजापति लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगी, ये एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल प्रेस करना मोस्ट है, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर हम डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए बेल प्रेस करना अति आवश्यक है। दोस्तों, आइए फटाफट मैं शुरू करती हूं। आज का टॉपिक है आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। दोस्तों, आईपीसी क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, इनके कानून क्या हैं, इनके प्रावधान क्या हैं, ये सारे टॉपिक आज इसके माध्यम से हम जानेंगे। तो आईपीसी को मौलिक विधि कहते हैं, जिसे क्रिमिनल लॉ कहते हैं। मौलिक विधि जो है वो क्रिमिनल लॉ है, और दूसरा सीआरपीसी को प्रक्रिया विधि कहते हैं। प्रक्रिया विधि कहते हैं। सिविल लॉ, इसको हम कहेंगे सिविल लॉ। प्रक्रिया विधि भी उसे कहते हैं। सीआरपीसी का फुल फॉर्म दो आपको मैं पिछले वीडियो में ही बता चुकी हूँ। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हिंदी में उसको जानेंगे दंड प्रक्रिया संहिता। सीआरपीसी को उर्दू में सिविल लॉ को दीवानी विधि और आईपीसी को दांडिक विधि कहा जाता है। सीआरपीसी को दीवानी विधि कहा जाता है, सिविल लॉ और दांडिक विधि को फौजदारी विधि कहा जाता है। दांडिक विधि जो है वो आईपीसी के तहत आती है, और प्रक्रिया विधि जो है सीआरपीसी के तहत आती है। दांडिक विधि जो है अपराध का परिभाषा करता है और दंड का प्रावधान भी करता है। सीआरपीसी आपराधिक मामलों के लिए किए गए प्रक्रियाओं के बारे में बताता है। सीआरपीसी का काम है जो अपराध किए जाते हैं उनके बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है। क्या आप आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में जानना चाहते हैं कि किस अपराध के लिए क्या सजा तथा किस अपराधी को जेल में कितने दिन के लिए रखा जाता है? क्या आप आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में जानना चाहेंगे कि इन प्रक्रियाओं के तहत अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तथा किस अपराध के लिए क्या सजा होगी, कितने समय तक अपराधी को जेल में रखा जाएगा तथा जज के सामने कब पेश किया जाता है आदि इन जानकारी के माध्यम से हम जानेंगे। आज के परिवेश में समाचार पत्रों, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि में देश विदेश हर जगह आपराधिक गतिविधियों को पढ़ने और सुनने को मिलता है, जैसे बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती आदि। इन सब को देखते हुए इनमें से कोई संदेह नहीं है कि हर राष्ट्र, हर देश अपने देशों में कोई न कोई कानून अवश्य बनाए होंगे। बलात्कार, हत्या, लूट को रोकने के लिए हर देश अपने अपने हिसाब से कानून का निर्माण करते हैं, कानून बनाते हैं तथा भारत के नागरिक के रूप में देश के कानून के बारे में जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे अच्छी तरह से अवगत होना भी जरूरी है। जैसे अपराध क्या है, अपराधी को सजा दी जाती है और क्यों, इसका पता होना आवश्यक है। आए हम जाने भारतीय दंड संहिता आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी क्या होती है।
हमने आपसे एक टॉपिक शुरू में कहा है कि आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर। तो आइए हम जानते हैं आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता और सीआरपीसी क्या होती है और इनमें क्या अंतर है। आईपीसी भारतीय दंड संहिता को भारतीय दंड विधान और उर्दू में ताज इरात ए हिंद भी कहते हैं। आईपीसी भारतीय दंड संहिता को भारतीय दंड विधान और उर्दू में ताज इरात ए हिंद भी कहते हैं, जो 1860 में बना था। अक्सर आपने टीवी पर फिल्मों में जब कोर्ट में जज जब सजा सुनाते हैं तो कहते हैं ताज ए इरात ए हिंद दफा 203 के तहत मौत की सजा दी जाती है। अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में जब जज कोई सजा सुनाते हैं तो ये उर्दू शब्द वहाँ जरूर लिया जाता है। आईपीसी में इरात ए हिंद दफा 203 के तहत मौत की सजा दी जाती है और दफा का मतलब होता है धारा। उर्दू शब्द में दफा का मतलब होता है धारा या सेक्शन से होता है। धारा या सेक्शन लगातार संख्याओं को कहते हैं। धारा क्या है? जो प्रवाहित होती रहती है। सेक्शन, धारा को ही सेक्शन कहते हैं। धारा का मतलब होता है जो प्रवाहित होती रहती है, लगातार चलती रहती है, उसी को हम धारा कहते हैं। लगातार संख्याओं को कहते हैं। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं। ये पिछले टॉपिक में भी हम अनुच्छेद और आर्टिकल सेक्शन में हम बात किए थे तो बताए थे आपको। तो 511 सेक्शन और 23 चैप्टर हैं। आईपीसी में सारे जो है 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर्स हैं, यानी 23 धाराओं में बटा हुआ है। यानी 23 धाराओं में आईपीसी जो है बटा हुआ है। क्या आपको पता है कि 1834 में पहला विधि आयोग फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन बनाया गया? आपको पता होना चाहिए, जैसे कि 1834 में पहला विधि आयोग फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकाले थे। इसके चेयरपर्सन जो थे वो लॉर्ड मैकाले थे। इन्हीं की अगुवाई में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। मैकाले जो थे, इन्हीं की अगुवाई में आईपीसी ड्राफ्ट क्या हुआ था? तैयार हुआ था। 6 अक्टूबर 1960 में यह कानून संसद में पास हुआ। 6 अक्टूबर 1960 में यह कानून संसद में पास हुआ था और 1862 से पूरी तरह से लागू हुआ। तथा यह जानना आवश्यक है कि आईपीसी से बड़ा देश में और कोई भी दंडिक कानून नहीं है। आईपीसी से बड़ा देश में जो है, हमारे देश में कोई भी विधि कानून बड़ा नहीं है। इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह का कानून को लागू किया जाए, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो। जैसे अलग अलग कानून बनाने से बेहतर होगा कि आईपीसी जो है एक ही कोड को सभी भारतीय नागरिक यूज करें और उसी के तहत दंड प्रक्रिया का काम हो। इसका मुख्य उद्देश्य था। अपराधों के बारे में, जैसे आईपीसी जो है अपराधों के बारे में बताता है और क्या सजा होगी और जुर्माने का भी जानकारी देता है। आईपीसी में जो है क्या सजा होगी, कितना जुर्माना होगा, कितने दिन की सजा होगी, ये सारे, और क्या दंड होगा, ये सारी चीज़ों का वर्णन करता है। अब आइए हमने आईपीसी से संबंधित ये सारी चीज़ें जाने कि दंड का परिभाषा करता है, अपराध का परिभाषा करता है और जुर्माने का, सजा का परिभाषा करता है आईपीसी। अब आइए हम जानते हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी के क्या कार्य हैं, वो कैसे कार्य करता है।
CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसको हिंदी में हम कहेंगे दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता सन 1973 में यह पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू है। सन 1973 में पारित हुआ यह CRPC और 1 अप्रैल 1974 से पूर्ण रूप से लागू है। अपराध होने के बाद 2 प्रक्रियाएं अपनाई जाती है दोस्तों। जब अपराध होता है तो उसमें 2 प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। पहला, पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। जैसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। और दूसरा, जो अपराध की प्रक्रिया अपनाई जाती है, पहला तो वो पुलिस की काम है, पुलिस अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। किसके पक्ष में? एक पीड़ित के संबंध में, और दूसरा किसके संबंध में? आरोपी के संबंध में। पुलिस जब प्रक्रियाओं की जांच करती है तो वो क्या है, एक पीड़ित पक्ष की तरफ से संबंध में और दूसरा आरोपी के संबंध में यह जांच प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में CRPC में बताया गया है। जो पुलिस का काम है, पुलिस जो अपनाती है और उसको गिरफ्तार करती है और जांच करती है, तो ये प्रक्रिया विधि हो गई। आइए, दंड प्रक्रिया संहिता को मशीनरी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता को जो है मशीनरी के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो मुख्य आपराधिक कानून IPC के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, जो इस प्रकार है। कहने का मतलब यह है, जो प्रक्रिया विधि है वो IPC के लिए मशीनरी का काम करता है दोस्तों। ये एक दूसरे के पूरक हैं। इनके बिना ना कोई दंड का प्रावधान हो सकता है, ना कोई साक्ष्य मिल सकता है, कुछ भी संभव नहीं है। जब तक अपराध घोषित नहीं हो जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा, उसको सजा नहीं होगी, तो IPC अकेले नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसके साथ सिविल लॉ CRPC का होना अति आवश्यक है। इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहला है, जैसे अपराध की जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, संदिग्धों के प्रति बर्ताव, ट्रीटमेंट ऑफ द सर्टिफिकेट। ट्रीटमेंट ऑफ द सर्टिफिकेट। अब तीसरा है साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया। साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया, एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस। एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस। चौथा है, यह निर्धारित करना कि अपराधी दोषी है या नहीं है। ये CRPC वो प्रक्रिया विधि के तहत आता है दोस्तों। जब पुलिस गिरफ्तार करती है, उसकी जांच करती है और अपराधों की जांच करती है, संदिग्धों के प्रति बर्ताव कैसा है वो भी दिखाती है, साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया करती है, सबूत जुटाती है, यह निर्धारित करना कि अपराधी दोषी है या नहीं है, ये सब CRPC प्रक्रिया विधि के तहत आते हैं। कुछ उदाहरण हम IPC और CRPC में देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, वाहन को चलाते वक्त या सड़क पर चलते वक्त, वाहन को चलाते वक्त सड़क पर चलते वक्त ध्यान दिया होगा कि सड़क के किनारे लगे बोर्ड पर लिखा रहता है वाहन को स्पीड में ना चलाएं। लिखा रहता है वाहन को स्पीड में ना चलाएं। ऐसा करने पर जुर्माना या दंड का प्रावधान है। तो जैसे आपने देखा होगा 90 किमी आब्लिक या 4 या 100 किमी आब्लिक या 4, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर आप इस नियम को तोड़ते हैं या ज़्यादा तेज वाहन चलाते हैं तो आप कानून तोड़ रहे हैं। अगर वाहन तेज चलाते हैं, जितना उसको स्पीड कहा गया उसके अधिक चलाते हैं, उससे अधिक चलाते हैं,
तो आप कानून तोड़ते हैं। यहाँ यह साबित होता है कि आईपीसी का सेक्शन 279 सेक्शन क्या कहता है कि ऐसा ड्राइविंग गलत ढंग से वाहन चलाने के लिए दंड का प्रावधान करता है। सेक्शन जो है आईपीसी में 279 जो है वह ड्राइविंग जो करता है उसके प्रति केस करता है स्पीड में गाड़ी चलाने को लेकर, जिसका दंड का प्रावधान है, जिसमें क्या है, दंड का प्रावधान है। यानी इसमें 6 महीने सजा हो सकती है, इसमें 6 महीने तक का सजा हो सकती है। आईपीसी और सीआरपीसी ये हमने जान लिया। अब इसमें अंतर भी जानते हैं। अंतर क्या है? 2 हिस्सों में ये सेगमेंट में बांटा गया है। आईपीसी और सीआरपीसी जो है 2 सेगमेंट में बांटा गया है, मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि। आपको शुरू में हमने ये सब सारी चीज़ें बता दिया, मौलिक विधि, प्रक्रिया विधि। क्या आप जानते हैं कि अपराध क्या है? अब आइए हम जानते हैं सीआरपीसी और आईपीसी के तहत अपराध की प्रक्रिया क्या होती है। अपराध क्या है? मान लीजिए एक सड़क पर 5 लोगों ने किसी आदमी को रोका और उसे डरा धमका के उसके घड़ी, पैसे, चेन आदि को छीन लिया, और अखबार में क्या छपती है कि 5 लोगों ने एक आदमी को सरेआम लूटा। ये भी उदाहरण हम देख सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट उदाहरण है आईपीसी में कि मतलब अपराध क्या है। मान लीजिए एक सड़क पर 5 लोग एक आदमी को डराते हैं, धमकाते हैं और उसका सामान छीन लेते हैं। और यही कल भर क्या होता है, जब वो शिकायत करता है पुलिस स्टेशन में, तो क्या होता है, वहाँ छपती है अखबार में कि एक आदमी को 5 लोगों ने सरेआम लूटा। तो क्या ये लूट है? अब यहाँ प्रश्न ये बनता है, क्या ये लूट होगी? इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, जो कि 2 लोग किसी बैंक में रात में घुसते हैं और 2 करोड़ रुपया ताला तोड़कर निकाल लेते हैं। पहला उदाहरण हमने देखा, एक आदमी को डरा धमका कर 5 लोग लूट लेते हैं चेन, घड़ी, और अखबार में छपती है सरेआम एक आदमी को लूटा। दूसरा उदाहरण ये है कि 2 लोग बैंक में रात में घुसते हैं और 2 करोड़ रुपए ताला तोड़कर निकाल लेते हैं, और अखबार में क्या छपता है कि 2 लोगों ने बैंक में डकैती डाली। तो क्या ये डकैती है? क्या ये डकैती है? तो आइए हम जानते हैं इन दोनों उदाहरणों को किस में रखा जाएगा, दंडिक प्रक्रिया में रखा जाएगा या विधिक प्रक्रिया में रखा जाएगा। आईपीसी के अनुसार अगर 5 लोग कहीं मिलकर लूट करते हैं तो वह डकैती होता है। अखबार में क्या छपा है, सरेआम लूटा, लेकिन 5 लोग जहां डराते हैं, धमकाते हैं, 5 लोग से अधिक जहां डराते हैं, धमकाते हैं, वहां दोस्तों वहां लूट नहीं है, वहां डकैती है। यानी उन 5 लोगों ने जो उस आदमी को रोककर उससे उसका सामान लिया तो वह डकैती थी। और दूसरे में, अब दूसरा उदाहरण जो बैंक से संबंधित है, जो मात्र 2 लोग हैं, बैंक में घुसते हैं रात में, ताला तोड़कर 2 करोड़ रुपए उठा ले जाते हैं। वहाँ किसी को ना डराते हैं ना धमकाते हैं, सीधे ताला तोड़ते हैं और मनी उठा ले जाते हैं। तो यहाँ देखिए, 2 लोगों में कभी भी डकैती नहीं कर सकते हैं। यहाँ डकैती का केस नहीं होगा दोस्तों। यहाँ आसानी से जब डराया जाता है, धमकाया जाता है बंदूक के नोक पर, तो वो होती है डकैती। 5 लोग अगर रहते हैं वहाँ, 2 लोगों में डकैती नहीं होती है। और दूसरे में जो 2 लोग बैंक में घुसे थे, आईपीसी के अनुसार 2 लोग कभी भी डकैती
नहीं करते हैं। और आईपीसी के अनुसार अगर 5 लोग कहीं मिलकर लूट करते हैं तो डकैती कहते हैं। डकैती करने के लिए कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। किसी को डराना धमकाना या डकैती के दौरान किया जाता है। किसी को डराना धमकाना या डकैती के दौरान किया जाता है। बैंक में 2 लोगों ने रात में पैसे निकाले, इसके लिए उन्होंने किसी को डराया न धमकाया, न तो डकैती न होकर यह चोरी है। बैंक में जो लोगों ने लूट किया था, ना किसी को डराया न धमकाया, यह सरासर चोरी है, डकैती नहीं है। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, अगर दिन में ही गार्ड या लोगों को डराकर बंदूक के नोक पर डराकर पैसे ले जाते हैं तो लूट होती है। 2 लोग हैं और गार्ड को और किसी आदमी को डराकर बंदूक के नोक पर अगर वो ले जाते हैं सामान लूट कर, तो वो चोरी है, क्योंकि 2 लोग हैं। अगर 5 लोग होते तो डकैती होती। उपरोक्त के अनुसार यह परिभाषा आईपीसी को दर्शाती है। ये सारे जो 3 उदाहरण हमने दिए, ये आईपीसी में दंड का प्रावधान करती है। ये चोरी है, डकैती है। अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी में 379 के तहत 3 साल का कारावास और जुर्माना। अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी में 3 साल का क्या होता है, सजा होती है। लेकिन अगर किसी के घर में या बिल्डिंग में या किसी परिसर में चोरी होती है तो आईपीसी की धारा 380 के तहत 7 साल का कारावास हो सकता है। अपराध क्या है, क्या होता है, क्या सजा होगी, ये सब आपने जाने, लेकिन इसके लिए क्या प्रक्रिया होगा? इसके लिए क्या प्रक्रिया होगा दोस्तों? जो सिविल लॉ जो प्रक्रिया विधि है उसको सीआरपीसी के तहत हम इसको समझाएंगे। अपराधी कैसे गिरफ्तार होगा? अपराधी कैसे गिरफ्तार होगा? सबूत कैसे इकट्ठा होगा? जमानत कैसे दी जाएगी? इसके लिए अपराध या निर्दोषिता को कैसे साबित किया जाएगा? पुलिस के क्या कार्य हैं? वकील और मजिस्ट्रेट के क्या कार्य हैं? गिरफ्तारी के तरीके कैसे होते हैं? और गिरफ्तारी के बाद अपराधी को जेल में कितना दिन रखा जाएगा? मजिस्ट्रेट के सामने उसको कब उपस्थिति किया जाएगा? इत्यादि तरह की सारी बातें जो है वो है सीआरपीसी के अंतर्गत आती है। उपरोक्त के सभी जांच, परीक्षण, पूछताछ, गिरफ्तारी आदि के लिए सीआरपीसी ही इसका देखरेख करता है। इसमें कोई 2 राय नहीं है। सीआरपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम को दर्शाती है। इसमें कोई 2 राय नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को सीआरपीसी जो धारा है वो दर्शाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। वॉचिंग फॉर वीडियो। नमस्कार।